नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7QC टूल। तो आज हम जो बात करेंगे वो सारे 7QC टूल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 7QC टूल होता क्या है, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं और 7QC का जो पर्पस है उससे बेनिफिट क्या है वो हम जानेंगे। और पूरे डिटेल में हम समझेंगे कि जो जो क्यूसी टूल है वो सारे बाइफरगेट करेंगे ए वन बाई वन कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ये जानेंगे कि 7QC टूल होता क्या है। तो ये यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 7QC इज द टूल और बेसिक क्वालिटी टूल विच हेल्प्स इन सॉल्विंग द क्वालिटी इशू। ठीक है, तो ये हमको क्वालिटी इशू को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो भाई वो कैसे हेल्प करता है, लोग ऐसे बोलते हैं, बट कैसे हेल्प करता है? तो हेल्प करता है हमको डेटा कलेक्टिंग, ठीक है, फिर मेजरिंग द रिजल्ट, ओके, एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, जो ये स्टेप बाय स्टेप है, हम पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके रिजल्ट जो मेजर करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे, एनालाइजिंग के बिहाफ पे हम रूट कॉज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर आता है ये हमारा 7QC टूल का जो 7 जो अलग अलग जो टूल हैं वो सारे आते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रोसेस फ्लो चार्ट है। ठीक है, सेकंड में क्या है, चेक शीट है, ओके, और थर्ड में हिस्टोग्राम, फोर्थ में पेरेटो एनालिसिस, फिफ्थ में कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ठीक है, सिक्स्थ में स्कैटर डायग्राम, और सेवेंथ में कंट्रोल चार्ट एंड रन चार्ट। बेसिकली जो हम क्वालिटी में यूज करते हैं, तो ये थोड़ा स्कैटर डायग्राम हमारा मोस्टली बहुत कम यूज होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, बाकी हम जितने भी ये टूल है, 7 के 7 टूल, ये सारे हम यूज में लेते हैं, और हर टूल का अलग अलग अपना यूज है। वो हम आगे देखेंगे कि हमारा क्या क्या उसमें आगे यूज आएगा। वो हम अभी डिटेल में हम 7 के 7 टूल का डिटेल में हम समझेंगे क्या है। जो 7 टूल का जो डिटेल है वो हम इस यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि प्रोसेस मतलब कैसा दिखता होगा। तो प्रोसेस फ्लो चार्ट जो है कुछ ऐसा दिखता है, चेकशीट कुछ ऐसा दिखता है, हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, पेरेटो एनालिसिस कुछ ऐसा दिखता है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, स्कैटर डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, कंट्रोल चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अभी हम आगे इसका डिटेल में हम पूरा समझेंगे कि क्या है। ओके, तो अभी ये देखते हैं कि इससे हमारा बेसिकली जो टूल हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा बेनिफिट क्या है। ओके, तो हमारा बेनिफिट क्या है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ओके, हमारा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में काम आता है आइडेंटिफाई करने का, जो हमारा प्रोसेस में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज हमारा अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हम जो प्रोसेस हमारा चल रहा है तो उसको क्या करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब इन सारे टूलों का यूज करते हैं। ओके, and third one is so duplicated effect and other non valuable added step। इट मीन्स ऐसा, इसका कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी हमारा नॉन वैल्यूएबल एडेड स्टेप्स है उसको हम दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, क्लियरलीफाई वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स में जो भी रिलेशनशिप होता है वो हम क्लियरली फाई करते हैं। ओके, व्हाट इज फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट मतलब ऐसा होता है, बेसिकली हम सिंपल वे में समझेंगे कि फ्लो चार्ट का मतलब हमारा ऐसा है, क्योंकि ये जो 7QC टूल जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, हम एडवांस लेवल का अलग वीडियो बनाएंगे, तो वो आप अलग देखना। अभी क्या है, अभी मैं बस बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ कि 7QC टूल होता क्या है, कैसा दिखता है, हर टूल का डिटेल क्या है, वो हम बेसिक अभी बता रहे हैं। तो हम इसका डिटेल वीडियो हम आपको बना करके जल्द ही अपलोड करेंगे। इसका जो मे बी नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा 7QC का डिटेल वीडियो ही रहेगा। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं 7QC का डिटेल वीडियो डालूं। अभी क्या बेसिक बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ
कि 7QC टूल होता क्या है और कैसा दिखता है वो सारे टूल का जो हम डिस्प्ले करेंगे तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो अभी आ गया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली हम फ्लो चार्ट इसे उसको बोलते हैं प्रोसेस में जो भी रॉ मटेरियल से लेकर के एफजी मटेरियल तक जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है उसको हम फ्लो चार्ट में इंक्लूड करते हैं, उसमें डिटेल में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट। स्टार्ट मतलब ऐसा है कि हम कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, 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 उस एक ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, फिर ये फाइनल आउटपुट है। मतलब ऐसा है कि वन बाय वन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 ऑपरेशन के बाद हमारा क्या है फाइनल आउटपुट निकला, उसको क्या बोलेंगे हम फ्लो चार्ट। ओके, ये क्या है चेकशीट है। चेकशीट का क्या पर्पस है। चेकशीट हमारा टूल इज कलेक्टिंग एंड मेजरिंग डेटा, मेजर्ड डेटा, ठीक है। इट मीन्स ऐसा है कि ये जो टूल है चेकशीट जो टूल है उसको हम बेसिकली यूज करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम डेटा कलेक्ट करेंगे जो भी हमारा चेकशीट अप्रूव्ड हुआ होगा। चेकशीट अप्रूव में हम डेटा कलेक्ट करते हैं मॉर्निंग का, मिड का, एंड का, हर प्रोसेस का हम डेटा कलेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा कलेक्टिंग। ओके, तो डेटा कलेक्टिंग का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है कि हम जो सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हर चीज को हम एक चेकशीट में मेंशन करके रखते हैं, ठीक है। और डिटरमाइंड सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रॉब्लम का जो सोर्स होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और ये क्या है थर्ड क्या है टू हेल्प द कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। सेम मैंने जो आपको बताया था कि हेल्प करता है डेटा कलेक्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा कुछ चेकशीट ऐसा कुछ दिखता है। चेकशीट आपको बताया ही था कि चेकशीट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह आता है, इसमें हम डेट लिखते हैं किस डेट को हम कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसा जॉब ऑर्डर नंबर कुछ रहा तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, और नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, डैश कर देंगे। और कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ क्या मटेरियल है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे। फिर स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा है, ग्रेड है उसका तो वो मेंशन करेंगे, ठीक है। कितने क्वांटिटी का है वो मेंशन करेंगे, साइज ऑफ कुछ ऐसा है तो वो मेंशन करेंगे, कितना टेस्ट हम ले रहे हैं 1 2 3 ऐसा, उसके ऊपर हर वन बाय वन उसमें हम मेंशन करेंगे, ठीक है। कितने सैंपल ले रहे हैं, कितना उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। तो कुछ ऐसा चेकशीट दिखता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करना हो तो आप ऐड ऑन अपने कस्टमाइज करना हो, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करना हो तो इसमें आप अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है। अ हिस्टोग्राम शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा है उसको हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी वाइज हम उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अब क्या है मेथड ऑफ पर्पस क्या है, हम क्यों इसको यूज करते हैं। तो पर्पस हमारा ये है प्लॉटिंग द शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयरिंग इट विथ स्पेसिफिकेशन। हमारा क्या है कि स्पेसिफिकेशन से, जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन लिमिट होगा उससे हम कंपेयर करते हैं इन डेटा को एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करके, ठीक है। और इसमें क्या है 30 वैल्यू एटलीस्ट लेते हैं हम इसको हिस्टोग्राम बनाने के लिए। मिनिमम एटलीस्ट हमको 30 वैल्यू तो चाहिए है। बनता 10 में भी है, 5 में भी है, बट हम 30 वैल्यू लेंगे तो वो हमारा क्लियर बनेगा, प्रिसाइज बनेगा। ओके, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा हिस्टोग्राम का एक एग्जाम्पल है। हिस्टोग्राम कुछ हम ऐसे बनाते हैं। वो क्या है एक्चुअली हम हिस्टोग्राम एक जस्ट लाइक उसमें बकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बकेट में क्या करते हैं कि हमारा कुछ लेट सपोज कि हमारा 1 से 20 तक में हमारा कुछ ऐसा नंबर्स है। अब मुझे 5 से 15
5 से 15 वाला नंबर हमको सॉर्ट करना है, बाकी का क्या करना है, हमको हटाना है। हमको सॉर्ट करके रखना है कि 5 से 15 वाला नंबर कहाँ पे फॉल कर रहा है, यूएसएल में फॉल कर रहा है, एलएसएल में फॉल कर रहा है, कहाँ पे फॉल कर रहा है, वो हम उसमें चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, हम इसमें लगाते हैं, अपने वैल्यू पुट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, हम बकेट में वैल्यू पुट करते हैं, ताकि हमको उसमें डिटेल पता चल सके कि हमारा 5 से 15 वाला जो वैल्यू है, और जो 1 से 5 वाला और 15 से 20 वाला, वो वैल्यू हम हटा देंगे, और बाकी जो हम रखेंगे वो हम 5 से 15 वाला में रखेंगे, ताकि हमको क्या है, वो ग्राफ बना करके दिखा देगा कि 5 से 15 वाला वैल्यू, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रहा है वो किस बकेट में जा रहा है, वो कौन सा ग्राफ बना रहा है, वो सबसे ज्यादा जा रहा है, सबसे कम जा रहा है। तो इस वजह से हम ये देखिए, जैसे ये हमारा 300 से 315 है, तो ये सबसे कम आया है, और 361 से 375, 361 से 375 जो आया है, वो सबसे ज्यादा आया है। इट मीन्स कि हमारा ये इतना वैल्यू 360 से 361 से लेकर के 375 तक जो वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा है। तो ये हम हिस्टोग्राम से निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, पेरेटो चार्ट है। पेरेटो चार्ट क्या बोलता है कि a bar graph that shows which factors are more important और फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब ऐसा है कि हमारा कौन सा जो ग्राफ है, वो हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, कोई सा भी हमारा बार ग्राफ है, कौन सा बार ग्राफ ऐसा है जिसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है, वो हमारा कहाँ बताता है, पेरेटो में बताता है। ठीक है, हम यूज कब कर सकते हैं पेरेटो का, तो यूज हम कर सकते हैं प्रोटाइजिंग द प्रॉब्लम। हमारा 50 प्रॉब्लम है, तो 50 प्रॉब्लम में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आ रहा है, कौन सा जो डिफेक्ट है वो हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो हम प्रोरेटाइज कर सकते हैं कि हाँ, ये हम सबसे पहले इसके ऊपर काम करना है, दूसरी बार उसके ऊपर और काम करना है। ठीक है, फिर एनालाइजिंग, हमको फिर उसके ऊपर एनालाइजिंग करना है। ठीक है, थर्ड वन इज प्रूविंग इफेक्टिवनेस इन प्रोसेस। हम उससे ये पता कर सकते हैं कि हमारा कितना इफेक्टिवनेस ये है, जो भी हमने किया है वो कितना इफेक्टिवनेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 80-20 रूल। आपको पता ही है कि जो पैरेटो चार्ट है वो 80-20 रूल पे काम करता है। तो सेम इसी टाइप से 80-20 रूल यहाँ पे भी दिया गया है। Type of defect is cause of any problem and numbers of defects is problem। ठीक है, क्या है 80-20 मीन्स 80% ऑफ प्रॉब्लम इज केम फ्रॉम 20% ऑफ कॉज, मतलब 20% कॉज से हमारा 80% प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होगे मेंशन किया हुआ है। ओके, चलिए आगे। अब आ गया है 4M और 6M, जिसको कि हम इसी का आभा भी बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। इसका बहुत सारा अलग अलग नेम है, मतलब अलग अलग नाम है, बहुत सारे लोग अलग नाम से जानते हैं। तो अभी क्या है, अब इसका हम इसको क्यों यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो ये समझेंगे। अभी इसको यूज करते हैं, देखिए, identifies many possibilities cause for and effects और problems, मतलब इसके हम अलग अलग पॉसिबल कॉजेज निकालते हैं। इस टूल को यूज करके हम अलग अलग पॉसिबल कॉजेज निकालते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, graphically and representation of potential cause of a problem। okay, Fishbone diagram is the tool to identify potential causes, root cause to be identified after validation। वो भी हमारा potential causes होता है, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और रूट कॉज टू बी आइडेंटिफाइड आफ्टर वैलिडेशन, जो भी हमारा वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन के बाद रूट कॉज आइडेंटिफाई होता है। ओके, अब इसमें हमारा बेनिफिट्स क्या क्या है, तो बेसिकली बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। हमने क्या है, तीन इसमें मेंशन किया है। क्या है, ब्रेक प्रॉब्लम डाउन, ब्रेक प्रॉब्लम्स
down into bite-size pieces to find root cause. Okay, common understanding of factors causing the problem. Okay, फॉलो ब्रेनस्टॉर्मिंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये तीनों समझ गए होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग फैक्टर, कॉज एंड प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ओके। ये कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम होता है, कुछ मछली के आकार का होता है, इसीलिए हम लोग इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो भी हमारा जब भी प्रॉब्लम आता है तो हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम फॉल कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए मटेरियल है, ठीक है, मदर्स नेचर है, मेथड है, फिर मेजरमेंट है, मशीन है, मैन है, फिर प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है। अभी क्या है, पहले ये था हमारा 4M और 6M। ओके, अभी क्या है इसमें और एड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा पहले था मैन, मटेरियल, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, और मेथड थर्ड, और मशीन फोर्थ। ठीक है, अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहले हमारा था। फिर उसके बाद एड ऑन हुआ मदर्स नेचर और मेजरमेंट। ओके, दो और ऐड हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, 4M 6M, ये सारे नाम का एक ही डायग्राम बनेगा। ये कुछ इस टाइप से बनेगा जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब क्या है स्कैटर डायग्राम, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। स्कैटर डायग्राम कुछ ज्यादा ऐसा यूज में नहीं आता, लेकिन चलिए टूल है तो फिर आपको मैं बता देता हूँ। स्कैटर डायग्राम, इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप विथ टू वेरिएबल। मतलब ऐसा है कि जो हमारा दो वेरिएबल डेटा है, दो वेरिएबल डेटा का ये बेसिकली हमारा रिलेशन बताता है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द, इसको क्या इसको यूज क्यों करते हैं, तो टू आइडेंटिफाई द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल डेटा का कोरिलेशन बताता है ये। ठीक है, और ये इसके इससे हमको बेनिफिट क्या मिलता है, तो आइडेंटिफाई एंड टेस्ट प्रोबेबल कॉजेस। हम प्रोबेबल कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं इसके बिहाफ पे, इसके सपोर्ट से। ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही है, स्कैटर डायग्राम रिलेशन बता रहा है। ये अब देखते हैं कंट्रोल चार्ट एंड रन चार्ट। बेसिकली कंट्रोल चार्ट क्या होता है, एक जस्ट लाइक अ चार्ट लगाते हैं। ठीक है, कि हम कोई भी प्रोसेस में हमारा कुछ चेंजिंग हो रहा है, कुछ ऐसा एक टाइम के बाद कुछ ऐसा प्रोसेस में चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा वेरिएशन आ रहा है, तो वो हम चार्ट में मेंशन करते रहते हैं, एक ग्राफ टाइप का बनाते रहते हैं। ठीक है, जो भी हमारा जो क्रिटिकल पैरामीटर होता है बेसिकली हम उस पे काम करते हैं। तो लेट सपोज कि हमारा एक लाइन है, एक लाइन में हमारा 5 जो पैरामीटर है वो क्रिटिकल है, तो हम क्या करेंगे, 5 कंट्रोल चार्ट वहां पे लगाएंगे, और डेली वाइज मतलब दो डेटा हम उसको सुबह लेंगे, दो डेटा, एक डेटा इवनिंग में लेंगे, दो डेटा इवनिंग में लेंगे, एक डेटा आफ्टरनून में लेंगे। वैसा 5 डेटा हम कलेक्ट करते रहेंगे पर डे, डेली वाइज। ओके, और डेली वाइज हम डेटा कलेक्ट करके सेम एज इट इज हम उसको ग्राफ बनाते रहेंगे सेम डेटा के अकॉर्डिंग। और मंथ मंथ एंड में हम उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो जो मेरा ग्राफ बना है वो सही बना है या नहीं बना है। और ऐसे बेसिकली हम मंथ एंड में हम उसका पूरा एसपीसी निकालेंगे। लेकिन हम ड्यूरिंग द प्रोसेस, हम ड्यूरिंग डेली जो हम प्रोसेस उसमें कर रहे हैं, आउटपुट हम निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, डेली वाइज हम ग्राफ भी चेक करेंगे कि हमारा कहीं ग्राफ ऊपर तो नहीं चला गया, या फिर कहीं डायरेक्ट नीचे तो नहीं आ गया ग्राफ, तो वो भी हमको चेक करना है डेली। और उसके बाद ग्राफ चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद मंथ एंड में जो होगा हम उस डेटा के बिहाफ पे हम एसपीसी बनाएंगे। एसपीसी में हम देखेंगे सीपीसीपी के, वो अलग टॉपिक है, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले के अगले वीडियो में हमारा कोशिश रहेगा कि जितना जल्दी हम हो सकता है ये सारा टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे जल्दी। ओके, तो ये देखिए, ये कंट्रोल चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, जो मैंने आपको बता रहा था कि डेटा कुछ उसमें डालते हैं और उसमें हम चेक करते हैं कि कहीं हमारा
ग्राफ ऊपर तो नहीं जा रहा, कहीं नीचे तो नहीं जा रहा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, कंट्रोल लिमिट के पास में आ गया, ठीक है। तो ऐसा मॉनिटर करते रहना है, कहीं 4-5 डेटा ऐसा कंट्रोल लिमिट के पास में आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें। हो सकता है मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो सकता है पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है। सेम ये देख लीजिए, ये भी डेटा देखिए हमारा कंट्रोल लिमिट के पास में है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट के पास में है, ये अपर कंट्रोल लिमिट के पास में है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट के पास में है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे भी हमारा 4-5 डेटा कंटिन्यू आ जाएगा तो ये भी दिक्कत है। तो सेम ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हम डेली बेसिस पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्त चलते हैं और इसका हम 7QC का डिटेल वीडियो लाएंगे। हम डिटेल वीडियो आपको बताएंगे कि क्या क्या जो प्रोसेस होता है, हर चीज पूरा ग्राफ 3D में कोशिश रहेगा हमारा 3D में बनाने का। 3D में बन पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पीपीटी में आपको एक बार डिटेल में इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा और डिटेल वीडियो बना करके जल्दी ही आपको हम बताएंगे डिटेल वीडियो इसका 7QC का। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने कुलीग्स को भी भेजिए साथ में, और उनको बोलिए देखें वीडियो, कुछ सीखना हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगले वीडियो का वेट करिए, अगले वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।